हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेल डीड पर चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम लोग प्रायः बैनामा या केवाला कहते हैं। हम इस वीडियो में मुख्य रूप से 3 टॉपिक पर बात करेंगे कि सेल डीड क्या है, दूसरा सेल डीड का ड्राफ्ट कैसे तैयार किया जाता है, और तीसरा सेल डीड का क्या इंपॉर्टेंस है। और हाँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेल डीड क्या है। तो सेल डीड एक ऐसा प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, यानी एक उचित दस्तावेज है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में अपने प्रॉपर्टीज का जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर करता है। सपोज कीजिए कि एक यह लैंड है, यानी ज़मीन है, और ये ज़मीन को बेचे जाना है, और इसका जो मालिक है वो ए है, यानी ए ओनर है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सेलर। यानी यही इस प्रॉपर्टीज को बेचना चाह रहा है, और खरीदने वाला समझिए कि बी है, यानी कि बायर। बायर मीन्स खरीदने वाला। अब क्या होगा, ये दोनों के बीच में डिस्कशन होगा, एक फिक्स रेट तय होगा कि इस ज़मीन को कितना में खरीदा जाना चाहिए या फिर बेचा जाना चाहिए। ये दोनों में जब सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तो एक क्या होगा, एक फिक्स रेट तय होगा, एक फिक्स रेट तय होगा, जिसके द्वारा यह ज़मीन या फिर यह प्रॉपर्टीज, मकान वगैरह भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह भी हो सकता है। तो जब फिक्स रेट तय हो जाएगा, उसके बाद में ये जो बी है, यानी खरीदने वाला, ए को क्या करेगा, एडवांस देगा। क्या देगा, एडवांस देगा। अब एडवांस जो है यह 10% देगा, लगभग 10%, यानी जितना में भी प्रॉपर्टी बात हुई है। सपोज कीजिए ये जो प्रॉपर्टी है ये 10 लाख में बात हुआ है, कितना में, 10 लाख में बात हुआ है, तो क्या होगा, कम से कम बी जो है ए को 1 लाख रुपया देगा, तो वह लीगली वैलिड माना जाता है। इससे ज़्यादा भी दे सकता है, 1 लाख से ज़्यादा भी दे सकता है, 2 लाख दे सकता है, 3 लाख दे सकता है, ये 10% देना ही चाहिए। अब तीसरा, जब एडवांस देता है तो उसी समय एक एग्रीमेंट तैयार की जाती है। एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन नोटेड होते हैं। एग्रीमेंट के विषय में मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो देखिए, एग्रीमेंट में क्या होता है कि कितना एडवांस दिया गया है, कौन बेचने वाला व्यक्ति है, कौन खरीदने वाला है, कौन सा प्रॉपर्टीज ये बेच रहा है, सारा चीज एग्रीमेंट में दर्ज होता है। और यह एक आम एग्रीमेंट होता है, इसमें नोटरी वगैरह लगा दिया जाता है या फिर स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट कर लिया जाता है। अब इसके बाद में एग्रीमेंट में ये भी दर्ज होता है कि जो, जैसे कि एडवांस दिया है 1 लाख, 10% दिया है, अगर ये 10 लाख में तय हुआ है इस प्रॉपर्टीज को खरीदने में बी को, तो 1 लाख रुपए दिया है, 9 लाख बच गया। अगर वह 9 लाख पूरा दे देता है, यानी इस प्रॉपर्टीज का जितना भी बात हुआ है अगर पूरा दे देता है, तो क्या होता है, उसके बाद में सेल डीड तैयार किया जाता है। सेल डीड, जिसे हम लोग बैनामा या केवाला कहते हैं, जब पेमेंट क्या हो जाता है, पेमेंट जब फुल हो जाता है, ठीक है, तब एक सेल डीड तैयार किया जाता है, और यह लीगली वैलिड माना जाएगा। लीगली क्या होगा, वैलिड माना जाएगा। ऐसा क्यों, लीगली वैलिड का मतलब क्या हुआ कि अगर खरीदने और बेचने में किसी प्रकार का भविष्य में दिक्कतें होती है, तो आप इस सेल डीड को, आप इस दस्तावेज को कोर्ट के पास आप रख सकते हैं एविडेंस के तौर पर, यानी कि गवाह के तौर पर। तो शायद आपको सेल डीड के विषय में समझ में आ गया होगा। और ये सेल डीड तभी वैलिड होती है जब आप इसका रजिस्टर करवाते हैं। हम वीडियो के आगे इस चीज़ का डिस्कशन करते रहेंगे। तो देखिए, अब हम लोग दूसरा टॉपिक पर चलेंगे कि सेल डीड का जो ड्राफ्ट है वो कैसे तैयार किया जाता है, यानी क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी जाती है, इस पर अब हम लोग जानेंगे। तो इसको मिटाते हैं। देखिए, सेल डीड का हमको ड्राफ्ट तैयार करना है। सपोज कीजिए कि जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं वो इस प्रकार है, और इसी प्रकार का रहता भी है। और यह ड्राफ्ट किसका है, सेल डीड का है। सेल डीड, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती है। पहला, डिटेल्स ऑफ पार्टीज, डिटेल्स ऑफ पार्टीज, यानी दोनों पार्टी का डिटेल होता है कि कौन व्यक्ति खरीद रहा है, कौन व्यक्ति बेच रहा है कि नहीं, उसका पूरा एड्रेस लिखा होता है। और दूसरा में लिखा होता है एड्रेस, या तो फिर जो लोकेशन, एड्रेस एंड लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी
जो भी प्रॉपर्टी बेचा जा रहा है उसका एड्रेस क्या है, उसका लोकेशन क्या है, कितना है, ये चीज़ सारा चीज़ लिखा होता है दूसरा में, ठीक है, दूसरा पैराग्राफ में। और तीसरा में लिखा रहता है पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल, पेमेंट डिटेल में क्या होता है कि जितना में तय हुआ है वो चीज़ लिखा रहता है और किस विधि द्वारा तय हुआ है, ऑनलाइन पे किया गया है या फिर बैंक के द्वारा पे किया गया है या फिर स्टाम्प के द्वारा पे किया गया है, स्टाम्प ड्यूटी के द्वारा, ये सब लिखा होता है पेमेंट डिटेल में, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर में लिखा होता है, चौथा नंबर में ये दर्ज होता है कि कहीं पर उस जमीन पर लोन या किसी प्रकार का टैक्स ड्यू वगैरह तो नहीं है, यानी कि जो सेलर जो ज़मीन को बेच रहा है, जो प्रॉपर्टीज़ को बेच रहा है, उसमें कहीं लोन वगैरह तो नहीं ले रखा है या फिर कहीं पर टैक्स वगैरह भुगतान तो करना नहीं रह गया है। इस चीज़ को सेलर को घोषणा करना पड़ता है कि इसमें किसी प्रकार का लीन या लायबिलिटीज़ वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये चौथा में हो जाता है। अब ये चीज़ हो जाने के बाद और सारी चीज़ें जितना भी आपको संभव हो सके ये सब लिखा दीजिए। फिर चौहद्दी वगैरह भी लिखाया जाता है, यानी कि लोकेशन, इसमें सब जो एड्रेस और लोकेशन जो प्रॉपर्टी है, चौहद्दी वगैरह लिखाना जरूरी है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसके आसपास में कौन कौन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का जो जैसे कि ज़मीन खरीद रहे हैं उसका प्लॉट नंबर वगैरह होना चाहिए कि नहीं, ये सारा चीज़ इसमें आप दर्ज करा लीजिएगा। उसके बाद में सिग्नेचर होता है। क्या होता है? सिग्नेचर होता है, और सिग्नेचर पार्टियों का भी होता है, यानी दोनों पार्टीज को, ठीक है, यानी खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों का होता है। और साथ में विटनेस का भी होता है, यानी कि गवाह का भी सिग्नेचर होता है इसमें, तभी यह वैलिड माना जाएगा। और जब सिग्नेचर हो जाता है तो ऐसे ही वैलिड नहीं होता है, इसमें स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है और साथ में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जब तक आप इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तब तक यह समझिए कि पूर्णतः वैलिड नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको इसमें स्टाम्प ड्यूटी पे करना होता है, और स्टाम्प ड्यूटी के लिए वीडियो बन जाएगा इस चैनल पर, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टाम्प ड्यूटी जो है, जितना में रेट तय हुआ है उसका लगभग 4 से 10% तक पे करना होता है। सपोज कीजिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ में परचेस किया जा रहा है तो वहाँ पर लगभग 4 से 10 लाख तक, 12 लाख तक स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और साथ में रजिस्ट्रेशन फी भी भुगतान करना पड़ता है। जब हो जाता है तब यह जो सेल डीड है यह पूरा लीगली वैलिड माना जाएगा, और इसको आप कोर्ट में एविडेंस के तौर पर, गवाह के तौर पर इसको रख सकते हैं, और ये कानूनन तौर पर मान्य होता है। तो शायद आपको दूसरा टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरा टॉपिक पर बात करते हैं कि सेल डीड का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टीज को खरीद रहा है या परचेस कर रहा है तो उसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए, ताकि वह बाद में समस्या में ना फंस जाए। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर ज़मीन बेच दिया, केवल पैसा ले लिया, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है नहीं, तो ऐसे आदमी बदल जाएगा पैसा लेकर के, फिर बोलेगा नहीं हम बेच भी नहीं किए हैं कि नहीं। तो एक डॉक्यूमेंट ऐसा तैयार जरूर होना चाहिए ताकि फिर कोई आदमी घूमे नहीं, और घूमे तो उसका कानूनी प्रक्रिया चलेगा और उसको फिर लास्ट में हार मानना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यह एक लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट है और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है यह। लेकिन अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो यह लास्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके बाद आपको दाखिल खारिज करवाना पड़ता है। तो दाखिल खारिज के विषय में भी मैंने वीडियो बनाया है इस चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं वीडियो को, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।